स्टूडेंट्स, आज हम इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं और ये भी जानना चाहते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी का इतिहास क्या रहा है। बायोटेक्नोलॉजी हेल्प टू मीट आवर बेसिक नीड। ये न केवल भोजन की पूर्ति करता है, कपड़ों की भी, रहने के स्थान की भी, हमारे स्वास्थ्य की और हमारी सुरक्षा की भी जिम्मेदारी आज बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर आ चुकी है। इसके लिए हमने हमारे टूल्स, साइंटिफिक टूल, बायोटेक्नोलॉजिकल टूल्स जिन्हें कहते हैं, चाहे वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम हो, डीएनए लाइगेज हो जिसे कि जेनेटिक गम के नाम से जाना जाता है, या हमारा डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम हो, इन टूल्स को भी हमने डेवलप किया है फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्लांट, एनिमल एंड अदर यूजफुल ऑर्गेनिज्म। बायोटेक्नोलॉजी आल्सो यूज्ड इन मेंटेनिंग ए गुड एनवायरनमेंट। आज जब पर्यावरण प्रदूषण की बात की जाती है तो पर्यावरण प्रदूषण को दूर करने के लिए और संतुलन स्थापना के लिए बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है ताकि मनुष्य का जो जीवन स्तर है वो और बेहतर हो सके। साइंटिफिक प्रोसेस का यूज़ किया जा रहा है ताकि नए प्रोडक्ट मार्केट में आ सकें जो बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। लार्ज एरिया में इन चीज़ों का प्रयोग किया जा रहा है और अदर एरिया, इससे रिलेटेड जो और क्षेत्र हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग क्षेत्र हों, एग्रीकल्चर क्षेत्र हों, मेडिकल क्षेत्र हों, उन सब में बायोटेक्नोलॉजिकल नॉलेज का यूज़ करना है। तो ये फील्ड जो कि बायोटेक्नोलॉजी में आजकल इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच हो गया है, यानी हर सब्जेक्ट एक दूसरे से जुड़ा है। तो बायोटेक्नोलॉजी भी अलग अलग सब्जेक्ट से जुड़ी है, चाहे माइक्रोबायोलॉजी हो, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग हो, जेनेटिक्स हो, बायोकेमिस्ट्री दैट मीन्स केमिस्ट्री विद बायोलॉजी, फूड साइंस, फूड टेक्नोलॉजी, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल्स, केमिकल इंजीनियरिंग, सब के सब बायोटेक्नोलॉजी के साथ जुड़ गए हैं। इस तरह से ये बायोलॉजी विद टेक्नोलॉजी, ये दोनों चीज़ें आपस में जुड़ गई हैं। बायोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ साइंस ऑफ लिविंग थिंग्स। टेक्नोलॉजी क्या है? यूज ऑफ साइंस इन सॉल्विंग प्रॉब्लम ऑफ द मैनकाइंड। और दोनों को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? बायोटेक्नोलॉजी। कॉम्बिनेशन ऑफ बायोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी दैट यूज एनी ऑर्गेनिज्म और पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म टू मेक मॉडिफाइड प्रोडक्ट और मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म दैट आर कॉल्ड जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। बायोटेक्नोलॉजी एनिमल के, प्लांट के साइज़ बढ़ाने में, बीज के साइज़ बढ़ाने में, फलियों के साइज़ बढ़ाने में, फलों के आकार के साइज़ बढ़ाने में भी इनका प्रयोग किया जा रहा है। सो व्हाट इज एग्जैक्टली बायोटेक्नोलॉजी है क्या? एनी टेक्निक दैट इज यूज लिविंग ऑर्गेनिज्म और सब्सटेंस फ्रॉम दोज ऑर्गेनिज्म टू मेक और मॉडिफाई प्रोडक्ट। कोई भी ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म हो जो दूसरे जीव जंतुओं के लिए कुछ इम्पोर्टेंट प्रोटीन का निर्माण करता है, तो वो बायोटेक्नोलॉजी में आ जाता है। सो स्पेसिफिक पर्पज सच एग्जाम्पल टू प्रोड्यूस मेडिसिन एंड वैक्सीन, चाहे वो कोरोना वैक्सीन हो, HIV वैक्सीन हो, पोलियो वैक्सीन हो, पूरा का पूरा बायोटेक्नोलॉजी का एक इतिहास रहा है। तो हम इतिहास की बात करें तो सबसे पहले 500 ईसा पूर्व चाइनीज़ जो है वो मोल्डी कर्ड, यानी वो दही जिसमें कि थोड़ी सी फंगस आ गई है, एंटीबायोटिक के रूप में यूज़ करते थे, जो कि फोड़े फुंसी के उपचार में इसका इस्तेमाल किया जाता था। किसका? उस फंगस का जिसमें जो दही के ऊपर, पुराने दही के ऊपर जमा रहती थी। 250 ईसा पूर्व ग्रीक जो हैं वो क्रॉप रोटेशन के द्वारा मिट्टी की फर्टिलिटी को, मिट्टी के उपजाऊपन को बढ़ाने के लिए क्रॉप रोटेशन का यूज़ करते थे, यानी एक बार दाल की फसल, ठीक है, और दूसरी बार जो है वो गेहूं की फसल, व्हीट, और इस तरह से अल्टरनेट क्रम से वो क्या करते थे? मिट्टी की उर्वरा शक्ति, सॉइल फर्टिलिटी को इम्प्रूव करते थे। 100 ईसा पूर्व की बात करें, 100 ईसा पूर्व की, तो चाइनीज़ जो है वो क्राइसेंथेमम सिनेरेरिफोलियम को इंसेक्टिसाइड के रूप में यूज़ करते थे। जैसे नीम की पत्तियों का हम इस्तेमाल करते हैं प्राचीन काल से ही इंसेक्टिसाइड के रूप में, वो क्राइसेंथेमम का उपयोग, नीम के जैसे ही पत्तियों का उपयोग इंसेक्टिसाइड के रूप में करते थे। 1675 में सबसे पहले ल्यूवेनहॉक ने माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया, और ये माइक्रोस्कोप सिंपल माइक्रोस्कोप था जिसमें कि लेंस का प्रयोग किया गया और आकार में 10 या 20 गुना तक चीज़ों को करके देखा जा सकता था। 1797 में एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बनाई, काउ पॉक्स की वैक्सीन के द्वारा, और इस तरह से वैक्सीनेशन की शुरुआत 1797 में हुई। सन 1802 में बायोलॉजी टर्म का यूज़ किया गया था एरिस्टोटल के द्वारा, और एरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है। 1833 तक आते आते रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी
कर ली थी, रॉबर्ट ब्राउन। 1855 में इकोलाई बैक्टीरिया की खोज हो चुकी थी, जो कि हमारे इंटेस्टाइन में, स्टमक में पाया जाता है। 1855 में लुइस पाश्चर ने पाश्चराइजेशन टेक्निक दिया था और उन्होंने कहा था कि इससे हम मिल्क और दूसरी चीज़ों को ख़राब होने से बचा सकते हैं, लुइस पाश्चर। 1863 में मेंडल ने जेनेटिक के नियमों की खोज की, जो कि पी प्लांट पाइसम सटाइवम के अंदर उन्होंने ये 3 नियम दिए थे। लॉ ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जाना जाता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। उसके बाद 1879 की बात करें तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले क्रोमोसोम को क्रोमेटिन नाम दिया था, जो बाद में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने हमें पेनिसिलिन नामक एक जो ड्रग है, एंटीबायोटिक है, फर्स्ट एंटीबायोटिक है, पेनिसिलियम नोटेटम फंगस से प्राप्त हुआ था, उसकी खोज भी उन्होंने की थी और क्रोमोसोम को क्रोमेटिन नाम का एक फाइबर नाम दिया था। 1883 में रेबीज वैक्सीन की खोज की गई। 1888 में वाल्डेयर ने क्रोमोसोम को खोजा, ठीक है, एग्जैक्ट क्रोमोसोम जो है वाल्डेयर के द्वारा खोजा गया। 1902 में इम्यूनोलॉजी टर्म यूज़ की गई, रोगों से लड़ने की शक्ति। 1906 में जॉनसन नाम के साइंटिस्ट ने जेनेटिक्स नाम दिया था। 1915 में बैक्टीरियल वायरस दोज वायरस विच ईट द बैक्टीरिया आर कॉल्ड बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरियोफेज नामक वायरस की खोज हुई 1915 में। 1990 में बायोटेक्नोलॉजी को सबसे पहले इस टर्म का यूज़ किया गया था। 1927 में मुलर नाम के साइंटिस्ट ने एक्सरे के द्वारा म्यूटेशन उत्पन्न करने की विधि बताई थी। 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की। 1928 में ही ग्रिफिथ नामक साइंटिस्ट ने ट्रांसफॉर्मेशन की खोज की थी, जिसमें जो आर स्ट्रैन है एस स्ट्रैन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, अपने डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर लेता है, स्ट्रैन बदल जाते हैं। 1938 में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टर्म का यूज़ किया गया। 1941 में जेनेटिक इंजीनियरिंग को सबसे पहले खोजा गया था, सबसे पहले इस टर्म दी गई थी। 1942 द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज़ यूज। इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज जे नॉल एंड रस्का नाम के ये जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज की थी, जिसके द्वारा बैक्टीरिया, वायरस और बैक्टीरियोफेज को अच्छी तरह से देखा गया, क्योंकि ये 1,00,000 गुना तक आकार में चीज़ों को बड़ा करके दिखाते हैं। 1944 में डीएनए इज शोन टू बी द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द जीन। ये बताया गया कि जीन जो है वो डीएनए के बने होते हैं। 1949 में पॉलिंग नाम के साइंटिस्ट ने बताया कि सिकल सेल एनीमिया जो है वो मॉलिक्यूलर डिसीज़, यानी किसी म्यूटेशन के कारण जो हसियाकार हो जाती हैं आरबीसी, जिसके कारण हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसे सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। पॉलिंग ने इसको बताया था। 1953 द डबल हेलिक्स मॉडल गिवन बाय द वाटसन एंड क्रिक टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। 1954 में सेल कल्चर टेक्निक का यूज़ किया गया कि हम प्रयोगशाला में टेस्ट ट्यूब या पेट्री डिश के अंदर सेल को कल्चर भी कर सकते हैं। 1955 में एक एंजाइम की खोज हुई जो कि न्यूक्लिक एसिड को आइसोलेटेड कर सकता था, न्यूक्लियेज एंजाइम की खोज। 1956 में फर्मेंटेशन प्रोसेस को आइडेंटिफाई किया गया कि फर्मेंटेशन मतलब जिसमें फंगस जो है वो मिल्क को कर्ड में और दूसरी चीज़ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। वास्तव में इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो है वो ईस्ट है। 1960 में मैसेंजर आरएनए की खोज की गई। 61 में जेनेटिक कोड को अंडरस्टूड किया गया, जिसमें हमारे वैज्ञानिक डॉक्टर हरगोविंद खुराना का भी इम्पोर्टेंट रोल है। यानी इन्होंने बताया कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम, क्रोमोसोम में डीएनए और डीएनए से बने होते हैं जीन, और इनको पढ़ना कोडिंग कहलाता है कि कौन सा जीन किस तरह के प्रोटीन का निर्माण करेगा। 1972 में द डीएनए कंपोजिशन ऑफ ह्यूमन इज शोन टू 99% सिमिलर टू द चिंपैंजी एंड गोरिल्ला। बताया गया कि हम लोग चिंपैंजी और गोरिल्ला से 99% समानताएं रखते हैं, जो अंतर है वो केवल 1% के कारण है। 1977 में जेनेटिक इंजीनियरिंग बैक्टीरिया का यूज़ किया गया, जो कि ग्रोथ प्रोटीन, ग्रोथ हार्मोन बनाने के काम आते हैं। 1978 में नॉर्थ कैरोलिना के अंदर जो साइंटिस्ट थे हचिनसन एंड एडगेल, उन्होंने प्रूव किया
कि म्यूटेशन जो है वो डीएनए मॉलिक्यूल में होने से, डीएनए के स्पेसिफिक साइट पर होने से पूरा फिनोटाइप चेंज हो जाता है। 1979 में फर्स्ट मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की खोज की गई। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा बनी हुई एंटीबॉडीज़ को मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कहा जाता है। 1980 में यूनाइटेड स्टेट के सुप्रीम कोर्ट ने जेनेटिक इंजीनियरिंग लाइफ को पेटेंट किया कि हम अलग अलग प्रकार की फसलों को जिनके अंदर डीएनए को अल्टर किया गया है उगा सकते हैं। इसकी मान्यता प्रदान की गई। 1980 में ही बॉयर और हार्वर्ड बॉयर और कोहन इन दोनों को ये इसके लिए नोबेल प्राइज़ भी प्रदान किया गया। 1981 में बायोटेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा सेंटर नॉर्थ कैरोलिना यूनिवर्सिटी में बनाया गया, जो कि सरकार के सहयोग से बनाया गया था। 1981 में फर्स्ट जेनेटिक इंजीनियरिंग प्लांट जो है इसको खोजा गया था। 1981 में ही माइस का क्लोन तैयार किया गया था। 82 में ह्यूमन इंसुलिन ड्रग इली लिली कंपनी के द्वारा इसको बनाया गया था, जिसमें कि 2 चेन अल्फ़ा चेन और बीटा चेन दोनों को बनाकर और सल्फाइड बॉन्ड के द्वारा इनको जोड़ दिया गया था। इस तरह से ये 1982 में ह्यूमन इंसुलिन जो कि डायबिटीज़ की क्योर करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसका निर्माण किया गया। 1983 में फर्स्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम बनाया गया, जिसमें से एक है YAC ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और दूसरा है BAC बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। 1983 में फर्स्ट जेनेटिक मार्कर का उपयोग किया गया, जो कि बीमारियों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में, उनको अध्ययन करने में मदद करता है। 1984 डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक की खोज की गई, साइंटिस्ट थे एलेक्स जेफरी। 1984 में फर्स्ट जेनेटिकल इंजीनियरिंग वैक्सीन को डेवलप किया गया। 86 में फर्स्ट बायोटेक ड्राइव इंटरफेरॉन का यूज़ किया गया। याद रखिए, इंटरफेरॉन वायरस इन्फेक्टेड सेल के द्वारा रिलीज होते हैं, जो दूसरी सेल को वायरस इन्फेक्शन से बचाते हैं। 1988 में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, अमेरिकन कांग्रेस है उसने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को मान्यता दी, जिसके आधार पर विभिन्न प्रकार की बीमारियों के कारण और उपचार को बताया गया। 1989 में माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड टू क्लीन अप एनवायरनमेंट, दैट मीन्स ऑयल स्पिल, एक्सॉन बेल्डेज। 1990 की बात करें, फर्स्ट फेडरली अप्रूव्ड जीन थेरेपी का इस्तेमाल किया गया, जो एक 4 साल के बच्चे में ADA डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए एडिनोसिन एंजाइम के जीन को इंट्रोड्यूस किया गया था। 1992 में HIV रिट्रोवायरस के स्ट्रक्चर की खोज हुई। 93 में ये बताया गया कि जेनेटिक इंजीनियरिंग जो फूड है वो हमारे मनुष्यों के लिए नुकसानदायक नहीं है, इसका यूज़ किया जा सकता है, ये प्रैक्टिकली अप्रूव्ड है। 1994 में फर्स्ट ब्रेस्ट कैंसर की मेडिसिन डिस्कवर की गई। 1996 में साइंटिस्ट ने क्लोन बनाया एम्ब्रियोनिक सीप के द्वारा, जो सबसे पहली सीप तैयार हुई उसका नाम था डॉली। बाद में उसी से पॉली और मॉली 2 प्रकार की सीप जो है बनाई गई थी। 1998 में साइंटिस्ट ने क्लोन करके एडल्ट ओवेरियन सेल का निर्माण किया चूहे का, और 1998 में एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल का यूज़ करके विभिन्न प्रकार के डिसऑर्डर को दूर करने की टेक्निक खोजी। 1998 में ही बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट इज़ फाउंडेड बाय इंडिपेंडेंट, यानी अमेरिका में एक अलग बायो इंजीनियरिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग मंत्रालय ही अलग बना दिया गया। 1999 में बात करें तो ह्यूमन के अंदर क्रोमोसोम में जेनेटिक कोड को खोज लिया गया और ये बता दिया गया कि किस तरह के जेनेटिक कोड से कौन सी बीमारी मनुष्यों में होती है। सन 2000 की बात करें तो ह्यूमन जीनोम का एक रफ ड्राफ्ट लगभग बनके तैयार हो गया। 2000 में ही पिग आर द नेक्स्ट एनिमल क्लोन रिसर्च टू हेल्प प्रोड्यूस ऑर्गन टू ह्यूमन ट्रांसप्लांट। पिग को आइसोलेटेड किया गया और उसको जेनेटिक क्लोन तैयार किया गया। 2001 में ह्यूमन जीनोम का जो सीक्वेंस था साइंस एंड नेचर पत्रिका में इसको सबसे पहले 2001 में छापा गया। 2002 में साइंटिस्ट कंप्लीट द सीक्वेंस ऑफ द पैथोजन ऑफ राइस के पैथोजन को खोजा गया, जो कि बहुत अधिक नुकसान पहुंचाता था चावलों को। 2003 में डॉली सीप क्लोन सीप फ्रॉम 1997 इज़ यूथेनाइज्ड, यानी ये पता लगा लिया गया कि हाँ उसको डॉली सीप यानी क्लोन किया जा सकता है जानवरों को वैक्सीन सेफ्टी के लिए। ठीक है,
इस तरह से हमने ये टोटल बायोटेक्नोलॉजी के इतिहास के बारे में जाना। उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा। थैंक यू।